हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSEG में। और आज हम बात करेंगे इतिहास की, जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो 10+2 के हम हिस्ट्री की बात करेंगे, जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो मॉडल सेट है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होती है, ये कुल प्रश्नों की संख्या 100 ऑब्जेक्टिव, 30 शॉर्ट टाइप और 8 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। टोटल 138 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से जो कुल प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से सिर्फ 50 बनाना होता है। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। 30 शॉर्ट टाइप हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन बनाना होता है। और 8 जो है लॉन्ग टाइप हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो इस तरह से 50% क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ठीक है, चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है 2022 के लिए। 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा टीले का। किस टीले का उल्लेख किया था? तो ये हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। हड़प्पा से जो प्राप्त है अवतल चक्की, उस पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा ऑप्शन जो है, इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। जो हड़प्पा की खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है। गोदीवारा मतलब बंदरगाह, कहाँ से मिला है। तो ये लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल, जो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है, जो गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम में आ गया कि लोथल कहाँ स्थित है। तो पीछे क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे ना, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन था। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान था। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था और ये सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिसको ए कनिंघम भी कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम भी कहते हैं और सीधे कनिंघम भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूरा करने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था? हड़प्पा सभ्यता के समय में रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था? हाँ, कौन सा, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो चलिए इसका हम आंसर ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। ये सबसे पहला खोजा गया स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता में ना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा ही था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं क्योंकि मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका सही आंसर होगा 1784। विलियम जोन्स ने किया था ना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फूट डालकर, अगला क्वेश्चन क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने किया था या किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है वो सर्वप्रथम किस शासक या किस राजा ने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, आजाद शत्रु। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ये आजाद शत्रु ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का जो श्रेय है वो किस शासक को जाता है? ठीक है, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का पता चलता है? किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का पता चलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 13वें शिलालेख में ना, जो कलिंग का युद्ध हुआ था 361 ईस्वी, सॉरी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में ना। चलिए तो किस शिलालेख में? तो ये अशोक का जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। अब कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। किसकी रचना? अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य के द्वारा हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा है? तो इसमें से देखें कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है? तो ये इंडिका है। कौन सा है? इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह के ही इंडिका की रचना की थी। चलिए तो इससे मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन? तो ये कालिदास हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है?
प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति जो किसके द्वारा लिखा गया, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। इसका संबंध किस शासक से है, तो ये समुद्रगुप्त। किससे है, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया और ये समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिका एवं अर्थशास्त्र से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिका और अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। किस वंश के विषय में, मौर्य वंश के विषय में। चूंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री वो कौटिल्य, चाणक्य जिसको कहते हैं, वो चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, और मेगास्थनीज जो इंडिका की रचना की, और ये मौर्य वंश में ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रहते थे। चलिए, तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 108 उपनिषद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान की बात करते हैं हम लोग, तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो फाहियान की बात करते हैं, तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि जो है विक्रमादित्य की उपाधि है। तो ठीक है, तो फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। वह एक चीनी यात्री भी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था, तो वो राजदूत था। किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो मेगास्थनीज की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा राजदूत। किसका राजदूत था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे, तो ये होते थे चांदी के भी और तांबे के भी। तो इनमें से जो होगा ना, डी आंसर होगा इनमें से दोनों, इनमें से दोनों होगा आंसर। जो पंच चिन्ह वाले सिक्के थे वो किसके बने होते थे, चांदी और तांबे के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीष्म को और क्या कहा जाता था। भीष्म को और क्या कहा जाता था, इसका सही आंसर है गंगा पुत्र के नाम से भी किसको जाना जाता है, भीष्म को। किसके नाम से, गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो ये अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द्रौपदी, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, इसका सही आंसर होगा अर्जुन ने जीता था। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, तो सही आंसर होगा अर्जुन ने जीता था द्रौपदी को स्वयंवर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कौरवों की संख्या कितनी थी, कौरवों की संख्या कितनी थी, तो 100, पांडव 5 और कौरव 100। ठीक है, उसके बाद भी कौरवों पर भारी पड़ा पांडव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, इसका सही आंसर क्या होगा, संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत में हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल, कौन सा, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी,
प्रकृति की, किसकी पूजा करते थे? प्रकृति। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी, वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो वो वैष्णव धर्म से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूक्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूक्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। सूक्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक में एक सूक्त पिटक भी आता है ना, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये सारे जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इस महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर के सतकर्णी गुफा में हुई थी। उस समय जो शासक था वो शासक का नाम जो था वो अजात शत्रु था ना। पहला अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क, ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुई थी। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा एक नया सिद्धांत जोड़ा था? तो वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरितम की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो है प्रथम जैन संगीति की यहाँ पर बात हो रही है। प्रथम जैन संगीति जो हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। ठीक है, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, और दूसरा जैन संगीति जो हुई है वो हुई है गुजरात, वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? पावापुरी का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म। जो पावापुरी है वहाँ जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक कौन हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चलिए
बांसबन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? बांसबन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? इसका सही आंसर होगा वीरशैव, या फिर इसी को लिंगायत भी कहा जाता है। वीरशैव संप्रदाय या फिर इसी को लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी की बात करते हैं तो आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये 4 भागों में बांटा गया था। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? टोडरमल जो था वो क्या था? अकबर का वित्त मंत्री था ना, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल ना। और बैरम खां क्या था? अकबर का संरक्षक था। ठीक है, तो टोडरमल जो है वो क्या है? वित्त मंत्री है ना, अकबर का वित्त मंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? आईने अकबरी की बात हो रही है तो किसके शासन का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा अकबर के शासन का वर्णन किया गया। अकबर के कृषि संबंधित चीज़ों का उसमें वर्णन किया गया है। आईने अकबरी जो 5 भागों में विभक्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये सही आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। कहाँ है कुतुब मीनार? नई दिल्ली में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर होगा A.S. बेवरीज ने। किसने? A.S. बेवरीज ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? मुगल दरबार में अभिवादन करने का तरीका निम्न में से कौन सा था? इसका सही आंसर होगा कॉर्निश भी था, सिजदा भी था और पैबोस भी था। तो इनमें से सभी, ये सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे अब कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की क्या था ना। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 1581 में। 1581-82 में अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुलबदन बेगम क्या थी? गुलबदन बेगम क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा लेखिका ना। गुलबदन बेगम जो थी वो लेखिका थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? तो सही आंसर होगा जहांगीर। क्या होगा आंसर? जहांगीर। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा जहांगीर ने। तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो ये जहांगीर ने खुद ही लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और आज का अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आसफ खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी वो? आसफ खां की पुत्री थी। अंजुमंद बानो नाम था। बाद में मुमताज महल की उपाधि शाहजहां ने उसको दिया था। ठीक है, तो आसफ खां की पुत्री मुमताज महल थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ व्यतीत किया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ व्यतीत किया था? तो ये दक्षिण भारत में ना। कहाँ?
दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग था वो दक्षिण भारत में ही बिताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और उस समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के और मुगल वंश की स्थापना। तो पराजय किसकी हुई? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। चलिए लोदी, इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष रूप से जाना जाता है? यहाँ पर शोरशाह दिया हुआ है लेकिन इसका वास्तविक नाम शेरशाह है। तो शेरशाह को किस प्रशासकीय सुधार के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? भूमि सुधार व्यवस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज की याद में ना, मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया गया था। शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का दो भाई था। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हम्पी हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर व्यवस्था की बात हो रही है तो ये भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता था? ना हाँ, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान जो है वो क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, अमरम। क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है गोपुरम ना। मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम को कहा जाता था। ठीक है, गोपुरम, जिसको मंदिरों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन थे? यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र के संत कौन थे। ठीक है, तो ये तुकाराम भी, रामदास भी और ज्ञानेश्वर भी, तो ये सभी हो जाएंगे। ये सब कहाँ के? महाराष्ट्र के संत हैं, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दादू का संबंध कहाँ से था? अब दादू की बात हो रही है तो दादू का संबंध कहाँ से था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राजस्थान। कहाँ से था? राजस्थान से। ठीक है, चलिए शंकराचार्य का मत है, कौन से मत से है शंकराचार्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद से। शंकराचार्य का संबंध किससे है? अद्वैतवाद से है। किससे है? अद्वैतवाद से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी की बात हो रही है तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य का जन्म काशी के वाराणसी के आसपास ही हुआ था। ठीक है, तो काशी में किसका जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था
तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था ना। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजमेर स्थित मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? अजमेर स्थित जो मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह है उस पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ? तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, अलवर्णी का। तहकीके हिंद में अलवर्णी का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था? तो ये इसमें से अलवर्णी नहीं, मार्को पोलो भी नहीं और वर्नियर भी, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? 70 नंबर क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो ये था इंग्लैंड का। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। कैप्टन हॉकिंस जो था वो इंग्लैंड का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैयतवारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवारी व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अस्थाई बंदोबस्त किस शासक से जुड़ा हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो कहाँ, किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो ये जो स्थान था बंगाल से। अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो ये बंगाल से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो इसका सही आंसर है सर्वेक्षक। कौन था? सर्वेक्षक था। फ्रांसीसी बुकानन सर्वेक्षक था। अगले क्वेश्चन की तरफ, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? संथाल विद्रोह की बात हो रही है तो संथाल विद्रोह का जो संबंध है वो किस राज्य से था? तो इसका जो सही आंसर है मुंबई से। किस राज्य से? बम्बई से। अगला, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो इसका नाम है उल गुलान विद्रोह। कौन सा विद्रोह? उल गुलान। बिरसा मुंडा ने उल गुलान विद्रोह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्धू एवं कान्हो का संबंध किस विद्रोह से है ना? सिद्धू एवं कान्हो का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये संथाल विद्रोह से। किस विद्रोह से? संथाल विद्रोह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो लखनऊ से ना, अवध। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। अवध। कहाँ से? अवध। बेगम हजरत महल लखनऊ से ने किया था 1800, तो लखनऊ अवध का ही क्षेत्र है तो यहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? यह बी.डी. सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? 1857 में दिल्ली से नेतृत्व करने वाले थे बहादुर शाह जफर। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, हुमायूं के मकबरे में जाके ये छिपे हुए थे ना, तो हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था। चलिए,
व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सात द्वीपों का नगर किसको कहा जाता है? तो ये मुंबई को। किसे? मुंबई को। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? तो ये होगा कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1931 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 में हुआ था और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था ना? वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो कालीकट बंदरगाह पर, लेकिन इसमें से कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो वो आया था कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी ना। 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चौड़ी चौड़ा किस राज्य में है? चौड़ी चौड़ा किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? पंजाब के अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया था? काला कानून किसे कहा गया था? तो ये था रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, 1919 के रॉलेट एक्ट को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1923 में। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो ये होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1938 और 1939 की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये होगा, इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो ये मुस्लिम लीग ने दी थी ना। मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम सीधी कार्रवाई करेंगे, हमको एक छोटा सा पाकिस्तान दे दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे? सीधी कार्रवाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय
स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? चलिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का पिता, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। किसमें निहित होती है? तो संविधान में। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आगे हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।